बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वो कौन सी जंग थी जो क़याम पाकिस्तान के 2 माह बाद ही छेड़ दी गई? कायदे आज़म के आखिरी दिन किस तरह गुजरे? कराची से निकलने वाली एम्बुलेंस ख़राब थी या कर दी गई थी? क़याम पाकिस्तान के बाद वो कौन सा वाहिद मुसलमान मुल्क ऐसा था जिसने पाकिस्तान को कबूल करने से इनकार कर दिया? दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए। आज की वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हम अपनी अगली वीडियोस में दोबारा मिल सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं क़याम पाकिस्तान के 2 माह बाद ही छिड़ जाने वाली जंग के बारे में। पाकिस्तान बनने के तकरीबन 2 माह बाद इंडिया ने कश्मीर पर हमला कर दिया। दोस्तों, कश्मीर भी इन इलाकों में से एक था जो पार्टीशन के बाद इंडिया या पाकिस्तान किसी एक के हिस्से में आना था, मगर चूंकि कश्मीर में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी तो ये लाजिम बात थी कि कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में आता। अब सितम ज़रीफ़ी समझें या किस्मत का खेल, कश्मीर का राजा महाराजा हरि सिंह था जिसने इंडिया के साथ गठजोड़ कर लिया। गठजोड़ होने के बाद इसने कश्मीर में जो मुसलमान पाकिस्तान की हिमायत में खड़े थे इनका कत्लेआम शुरू कर दिया। ये बात कश्मीरियों को भी कहीं ना कहीं खटक रही थी कि इनका महाराजा इनकी पीठ में छुरा घोंपना चाहता है। यही वजह थी कि इन्होंने महाराजा से बगावत शुरू कर दी। दोस्तों, कश्मीर में खाना जंगी का माहौल बन गया, लेकिन ये जंग सिर्फ कश्मीरी नहीं लड़ रहे थे। कश्मीरियों का साथ देने के लिए कबायली भी श्रीनगर पहुंचे। हालात काबू से बाहर देखते हुए महाराजा ने इंडिया भाग खड़ा होने में ही अपनी भलाई समझी। क्योंकि महाराजा हरि सिंह कश्मीर का राजा था, इसने कश्मीर का नुमाइंदा बनते हुए इंडिया में जाकर कश्मीर के इंडिया से इल्हाक के दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए। ऐसा होते ही इंडिया ने अपने जंगी जहाज कश्मीर में उतार दिए और पूरे कश्मीर पर कब्जा कर लिया। क्योंकि पाकिस्तान को बने अभी सिर्फ 2 माह हुए थे, पाकिस्तान की फ़ौज के पास माली वसाइल ना होने के बराबर थे और एक दफ़ा फिर से वक्त की सितम ज़रीफ़ी कहिए या किस्मत की खराबी, पाकिस्तान की फ़ौज का सरबराह एक गोरा था जिसका नाम जनरल डगलस ग्रेसी था। गोरी चमड़ी वाले जनरल ने कायदे आज़म के वाज़ेह अहकामात के बावजूद इंडियन फ़ौज पर हमला करने से इनकार कर दिया। ये हरकत इसने वसाइल की कमी की वजह से की या अपने किसी गठजोड़ की वजह से, ये कोई नहीं जानता। जनरल डगलस की नीयत ठीक थी या नहीं, इस बात का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि इस शख्स ने इस वक्त हमला तो नहीं किया, मगर जब कश्मीर पर भारत की पोजीशन मुस्तहकम हो गई तब इसका कहना था कि इसे हमला करने में कोई एतराज़ नहीं, मगर तब तक पानी सर से गुजर चुका था। फिर भी पाक फ़ौज ने जंग करते हुए गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर वाला हिस्सा अपने कब्ज़े में कर लिया। दोस्तों, ये दोनों हिस्से तब से अब तक पाकिस्तान का हिस्सा हैं, जिसको भारत अब भी वापस लेने की बात करता है। ये जंग अभी चल ही रही थी कि इंडिया इस मामले को यूनाइटेड नेशन में ले गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने हक़ खुद इरादियत से इस मामले को हल करने के अहकामात दिए, मगर वहाँ भी पाकिस्तान के साथ एक ज़्यादती हुई और वो ये थी कि पाकिस्तानी फ़ौज को कश्मीर से निकल जाने का भी हुक्म मिला। कायदे आज़म ने इस करारदाद को सिरे से मुस्तरद करते हुए ये कहा कि ये करारदाद नाइंसाफ़ी पर मबनी है, मगर कायदे आज़म की वफ़ात के बाद लियाकत अली ख़ान ने इस करारदाद को मंजूर कर लिया और सन 1949 को कश्मीर में जंग ख़त्म हुई। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के आज़ाद होते ही जंग मुसल्लत हुई। एक नौमौलूद रियासत को जंग के साथ साथ मुआशी बदहाली भी बर्दाश्त करनी पड़ी। ऊपर से 70,000 महाजरीन जो इस पार्टीशन की वजह से पाकिस्तान में आ चुके थे, इनका भी ख्याल रखना था। कायदे आज़म अपनी बीमारी के बावजूद अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटे। यही वजह थी कि ये सब परेशानियां होने के बावजूद पाकिस्तानियों में एक जज्बा ज़रूर था और इसी वजह से पाकिस्तानियों के हौसले बुलंद थे। इन मसले मसाइल के साथ साथ एक बड़ा मसला ये था कि पाकिस्तान का इस वक्त कोई आइन नहीं था, इसीलिए बरतानिया के आइन को ही थोड़ा बहुत टेम्पर करके बेहतर करके पाकिस्तान पर आयद कर दिया गया। 30 सितंबर 1947 पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर बनता है और पाकिस्तान को सबसे पहले ईरान कबूल करता है। पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले फ्रांस में लहराया जाता है।
دوستو یہ بات سن کر آپ چونک جائیں گے کہ جب پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بنا تو صرف ایک ملک ایسا تھا جس نے پاکستان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ ملک تھا ہمارا اسلامی بھائی ملک افغانستان۔ دوستو ان حالات میں قائد اعظم بلوچستان کے ایک شہر زیارت میں موجود تھے۔ ان کو وہاں سے کراچی منتقل کیا گیا۔ قائد اعظم کی حالت اس وقت بہت خراب ہو چکی تھی۔ جب قائد اعظم کراچی ایئرپورٹ پر اترے تو قائد اعظم کو ریسکیو کرنے کے لیے انتہائی کھٹارا ایمبولینس تھی، یہاں تک کہ قائد اعظم کا خیال رکھنے کے لیے ایک نرس تک دستیاب نہیں ہوئی۔ خدا کر کے جب ایمبولینس میں قائد اعظم کو لے جایا جا رہا تھا، راستے میں ہی ایمبولینس خراب ہو گئی۔ جب دوسری ایمبولینس کو بلایا گیا تو وہ ایمبولینس تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہاں پہنچی۔ اس دوران بانی پاکستان کو ان کی بہن فاطمہ جناح ہاتھ سے پنکھا جھول کر ہوا دیتی رہیں۔ دوستو ایمبولینس کا خراب ہونا ملک کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے تھا یا کسی کی کوئی سازش، یہ آج تک پتہ نہیں چل پایا۔ تو یہی کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ قائد اعظم کی آمد کا علم لیاقت علی خان کو نہیں تھا۔ دوستو آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اس وقت پورے کراچی میں صرف 2 ہی ایمبولینسز تھی۔ میں یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک آئیڈیا ہی ہے۔ کیا واقعی 2 ایمبولینسز تھیں؟ یہ بات وثوق سے کوئی نہیں کرتا، لیکن آج تک لوگ یہی مانتے ہیں کہ ایمبولینس کا خراب ہونا یا خراب ایمبولینس بھیجنا یہ سب سازش کے تحت ہوا تھا۔ دوستو ہم ایک ایسی قوم ہے جس کے بانی جب انتہائی خراب حالت میں اپنے گھر پہنچے تو ان کے ساتھ ان کے اپنے ذاتی معالج اور ان کی بہن کے سوا اور کوئی موجود نہیں تھا۔ بعد میں وہاں موجود لوگوں کا کہنا ہے کہ قائد اعظم کے آخری الفاظ یہ تھے، اللہ پاکستان، یہ کہتے ہوئے بانی پاکستان اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ دوستو قائد اعظم کے جنازے میں 6 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ قائد اعظم کی وصیت تھی کہ ان کا نماز جنازہ علامہ شبیر احمد نعمانی پڑھائیں، اور بعد میں ایسا ہی کیا گیا۔ قائد اعظم کے بعد خواجہ ناظم الدین کو پاکستان کا دوسرا گورنر جنرل تعینات کر دیا گیا۔ تو دوستو یہ تھے پاکستان کے شروعاتی حالات۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر۔